हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग रेलवे सीरीज करने वाले हैं। रेलवे सीरीज इसके पहले भी चल रहा था, छठ दिवाली से पहले शुरू हुआ, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया छुट्टी को लेकर, जिसके वजह से सिर्फ 2 क्लास ही अभी तक आया है। आज रेलवे सीरीज का तीसरा क्लास है। देखिए, अब उम्मीद है कि कंटिन्यू रहेगा क्लास, क्योंकि अब तो कोई छुट्टी वगैरह है नहीं। हाँ जी, आइए क्वेश्चन देखा जाए। हाँ जी, चलिए। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 है। अच्छा जी, एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोला की त्रिज्या का अनुपात कितना है? अच्छा जी, आइए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शंकु भी दिया हुआ है ना जी। क्या दिया है? शंकु। तो शंकु कैसे होता है जी? ये आपका शंकु हो गया है ना जी, ये आपका शंकु हो गया। अच्छा, और एक गोला दिया हुआ है। क्या दिया है? गोला। गोला तो मतलब कि 3 डायमेंशनल होता है ना जी, इसे 3 डायमेंशनल होता है, तो इसको तो थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन का मतलब किसी भी बक्से में जितना सामान अट जाएगा उसको आयतन बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये मार्कर है ठेपी, इसकी जो आकृति है बेलनाकार है। इसमें अगर हम मान लीजिए कुछ देर के लिए, थोड़ा देर के लिए इसमें अगर पानी डालें तो जितना पानी इसमें आएगा वही इस ठेपी का ढक्कन का आयतन होगा, है ना जी। जैसे एक गिलास लेते हैं, गिलास में जितना पानी आएगा उसको आयतन बोलेंगे। कोई बक्स लेते हैं, बक्सा कार्टून, उसमें जितना सामान रख पाएंगे हम, आटा चावल गेहूं जो भी है, जो उसमें अट जाए वो उसका आयतन होगा। तो इस गोले में जैसे कटोरा होता है, कटोरा गोलाकार, 2 कटोरा को एक साथ ढक देंगे। फुटबॉल देखा आपने, वो गोला हो गया। और ये क्या हो गया? शंकु। बोला है इनके आयतनों का आयतनों के बारे में एक बात बताइए। देखिए, यहां भी त्रिज्या होता है, गोला में भी क्या होता है? त्रिज्या होता है। गोला जो है वो भी त्रिज्या है, उसमें भी त्रिज्या होता है, गोला में त्रिज्या होता है। अच्छा जी, और शंकु में भी त्रिज्या होता है ना जी। अब देखिए, शंकु में थोड़ा सा आपका बनावट जो है बेलन से बनता है। शंकु शंकु कैसे बनता है? बेलन से। जैसे बेलन हो गया, एक बेलनाकार कोई वस्तु है, और इसको जब हम, ये सेंटर हो गया है ना जी, ये बेलनाकार वस्तु है। इसको जब ऐसा करते हैं ना कि यहां से यहां इसको काट देते हैं, तो ये जो दिखता है ना, 2 हिस्सा निकल जाता है बाहर, 2 हिस्सा खत्म हो जाता है और एक हिस्सा बच जाता है। कितना बच जाता है? एक हिस्सा। तो 3 में से एक हिस्सा बचा। कितना हिस्सा हुआ? 1 2 और 3। और ये आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन कम है नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से कटा रहता है ना जी। ये 2 हिस्सा ये है और एक हिस्सा बच जाता है। तो 3 में से 2 हिस्सा तो खत्म हो गया, क्या बचा? एक हिस्सा। तो एक हिस्सा ये हो गया। और पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 हिस्सा होता है शंकु। अब देखिए, और इसका जो आयतन होता है गोला का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ बोला है आपको कि जो त्रिज्या है शंकु का, जो त्रिज्या है शंकु का, जो त्रिज्या है आर है, वो ऊंचाई का 1/3 है। यानी कि अगर हम ऊंचाई को थोड़ा देर के लिए, यहाँ ऊंचाई को अगर हम यहाँ ऊंचाई को 3h मान लें, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा आपका आर कितना हो जाएगा जी? एच हो जाएगा, क्योंकि 1/3 यानी कि 3 का 1/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एच यहाँ भी है तो एच यहाँ भी आ जाएगा, एच हो जाएगा। और उसको वैसे ही रखते हैं, है ना जी। तो 1/3 पाई का तो पाई ही रखते हैं, और आर का वैल्यू कितना है? एच के बराबर। तो एच गुने एच, या फिर एच स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एच स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे? 3h। एच का वैल्यू कितना है जी? एच का वैल्यू कितना है? 3h। यानी लंबाई का जो वैल्यू है 3h के बराबर है। ये कट जाएगा। अच्छा जी, यहाँ कितना है? 4/3 और पाई आर क्यू।
अब एक बात देखिए ध्यान से, पाई से पाई कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, एच क्यू हो गया, क्या हो गया, एच क्यू इज टू, यहाँ कितना हो गया जी, 4/3 आर क्यू। अब ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कटा यहाँ आ गया, तीछा तीसी गुना हो गया। अब देखिए हमको क्या चाहिए कि पहले शंकु वाला चाहिए अनुपात, यानी कि एच क्यू बटे आर क्यू चाहिए। जैसे यहाँ पर इसको लेते हैं एच क्यू बटे आर क्यू, तो एच के सामने तो 4 है और आर के सामने क्या है जी, 3 है, बटे में 3। जब ये टूटेगा ना तो ये जाएगा इस सर ऐसे, है ना जी, यानी ये अपना आंसर हो जाएगा अंडर रूट क्यू रूट 4:क्यू रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, समझ में आया, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसको ये आंसर होगा आपका डी। हाँ ठीक, नोट कीजिए, चलिए। अगला प्रश्न है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आइए, माध्य माध्यिका बहुलक से बहुत क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, है ना जी। रेलवे का जो ये अपना कंसेप्ट है, रेलवे का जो सीरीज है, इसमें ये बहुत पूछने वाला है, बहुत आने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रेलवे एग्जाम होने वाला है, जैसे एएलपी इसी नवंबर में होने वाला है, फिर उसके बाद एसआई है, आरपीएफ एसआई, फिर उसके बाद आरपी रेलवे का टेक्नीशियन है, और उसके बाद एनटीपीसी है, फिर अभी ग्रुप डी आने वाला है। यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक ये बहुत पूछने वाला है ना जी, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए अच्छा, दिया क्या है पहले ये देखते हैं। दिया है बहुलक माइनस माध्यिका, है ना जी, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2। बोला है कि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, यानी कि बहुलक माइनस माध्यिका इक्वल टू 2, बराबर में 2 दिया है। एक चीज आपको हम दिखाते हैं एक चीज होता है, फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना जी, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी कि जो बहुलक होता है ना, 3 माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर होता है। तो यहां भी तो बहुलक दिख रहा है ना जी, तो इस बहुलक के बदला में, इस बहुलक के बदला में हम लिख सकते हैं इसे 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य लिख सकते हैं, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। समझ में आया, ये 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य कहां से आया, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अच्छा यहां देखिए माइनस में, ये माध्यिका तो है ना जी पहले से, वो तो माध्यिका रहेगा, माध्यिका इक्वल टू में क्या है 2। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब ये जब इतना आ गया तो अब आपका आंसर आ गया। देखिए 3 गो माध्यिका में से 1 गो माध्यिका निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 माध्यिका, है ना जी। और यहाँ कितना बचा, माइनस 2 माध्य है, 2 माध्य इक्वल टू कितना है जी 2 है। इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लें, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, माध्यिका माइनस माध्य बराबर में क्या है 2। ये 2 से कट जाएगा एक बार में। अब देखिए माध्यिका माइनस माध्य इक्वल टू 1, माध्यिका माइनस माध्य इक्वल टू 1। और आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए तो बोला है कि माध्यिका यानी कि माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, जो पूछा था वही आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए अच्छा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नोट कीजिए। समझ में आया, हाँ जी, ये तो आसान है कंसेप्ट, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए जी, बोला है कि एक सीढ़ी है, ठीक है, और यहां रखी हुई है और इसके एक तरफ कुछ दूरी पर 12 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, कितना 12 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है और जब सीढ़ी को लगाया जाता है तो 13 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई कितनी है 13 मीटर लंबी सीढ़ी इस 12 मीटर, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। ये सड़क है, यहां से ये सड़क हुआ है ना जी। अब क्या बोल रहा है कि फिर दूसरे तरफ अगर सीढ़ी को पलटते हैं, हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, सीढ़ी को इधर लेते हैं तो सीढ़ी तो 13 मीटर है, तो सीढ़ी तो 13 मीटर, तो यह भी कितना हो जाएगा 13 मीटर। और जब इधर लाते हैं तो ये भी सड़क ही है, ठीक है, ये भी सड़क ही है, यानी कि यहां से यहां तक सड़क की चौड़ाई है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सड़क हो गया, है ना जी। ये सड़क है और यहाँ अपना सीढ़ी है। एक तरफ जब जा रहा है तो 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जा रहा है और दूसरे तरफ मात्र 5 मीटर पहुंच पा रहा है, ठीक है, एक तरफ 12 मीटर और दूसरे तरफ 5 मीटर। तो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक यानी सड़क की चौड़ाई क्या है। वैसे तो ऐसा ही दिख रहा है कि जब 12 है और 13 है तो यहाँ 5 होगा, क्योंकि यहाँ 13 और 5 तो यहाँ 12 हो जाएगा, है ना जी। दिख रहा है, ट्रिपलेट हो रहा है ना जी, ट्रिपलेट है 5 12 13 का। लेकिन आइए इसको थोड़ा निकालते हैं। एक बात बताइए, यहां से अगर हम इसको त्रिभुज बनाएं, इसको त्रिभुज माने तो ये समकोण दिख रहा है, ये समकोण है। तो थोड़ा देर के लिए यहां देखते हैं, यहां सीखते हैं इसको बनाते कैसे है, ठीक है। यहां जो है 5 है, यानी कि ऊंचाई क्या है 5, लंब क्या है 5, परपेंडिकुलर 5 है। अच्छा जी, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो बेस कितना हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 169 माइनस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। ये क्या है अंडर रूट में आएगा ना, क्योंकि बेस का स्क्वायर है बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर जब टूटेगा तो इधर रूट में चल जाएगा, यानी कि बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 12 आ जाएगा, है ना जी, बी इक्वल टू 12। एक बात बताइए बी का वैल्यू कितना आ गया 12, बी का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी कि यहां से यहां तक ये आपका 12 मीटर है। अब एक बात बताइए 13 मीटर का सीढ़ी है तो ये भी 13 मीटर का है और ये 12 मीटर की इसकी ऊंचाई है दूसरे साइड वाली खिड़की की। यहां देखिए तो यहां से यहां 12 है, यहां से यहां 5 है और यहां से यहां 13 है। सेम टू सेम यही प्रोसेस यहां भी बन रहा है, यहां से यहां 13 है, यहां से यहां 12 है, तो बाकी जो बच गया कितना बचा 5 बटा, इसको निकालने का जरूरत भी नहीं है। वैसे भी अगर विकर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तब जाकर आधार का स्क्वायर निकलेगा। 13 का 169 और 12 कितना हो जाएगा जी 12 कितना हो जाएगा 144, घट जाएगा कितना हो जाएगा 25 रूट टूट जाएगा कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 गो और 12 गो कितना हो जाएगा जी 17 गो, 5 प्लस 12 इक्वल टू 17 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 17 मीटर आंसर। नोट कीजिए इसको, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। आपका ऑप्शन, अच्छा निम्नलिखित बोला है, जब निम्नलिखित बोला है इसका मतलब ऑप्शन कुछ ना कुछ है। और ऑप्शन देखिए दिया है ए का, ए जो है 3 15 10 और 5, 4 ऑप्शन दिया है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, 3 15 10 5। अच्छा ये एक बात बताइए, पहली बात तो ये कि ये पता हो कि इनमें से त्रिभुजाकार संख्या है कौन कौन,
क्योंकि त्रिभुजाकार संख्या नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। तो जब नहीं है तो एक ही ना नहीं है जी, इन 4 संख्या में से एक संख्या ऐसी है जो त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, और बाकी का जो 3 है वो तो है। तो कौन कौन सा त्रिभुजाकार संख्या होता है थोड़ा सा देखते हैं, चलिए जी आइए कंसेप्ट समझिएगा। अगर बोलेगा पहली, ठीक है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अच्छा 5 ही तक करते हैं है ना जी, पहले देखिए 5 तक करते हैं है ना जी। आइए अगर पहली बोलेगा ना तो पहली क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। पहली एक त्रिभुजाकार संख्या, यहां लिख देते हैं त्रिभुजाकार संख्या, ये पहली हो गया, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली त्रिभुजाकार संख्या या त्रिभुजाकार संख्या पहली जो है 1 होगा, और दूसरी क्या हो जाएगी, 1 तो है ही, और दूसरी के जगह पर अब 2 है ना जी, 2 इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, ये आपका 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि दूसरी त्रिभुजाकार संख्या 3 होगी। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन में 3 है ना जी, ऑप्शन में 3 है, और एक त्रिभुजाकार संख्या है। चलिए जी, और तीसरी में क्या होता है, अच्छा यहाँ देखिए तो थोड़ा सा, हाँ जी, तीसरी में क्या है, 1 है, ये 2 है, और तीसरी में फिर 3 जोड़ देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जैसे पहली वाली में दूसरी वाली जोड़ दिया, देखिए तो पहली त्रिभुजाकार संख्या 1 था तो उसमें 2 जोड़ दिया तो दूसरी बन गया। अब दूसरी त्रिभुजाकार संख्या 3 है, अब यहाँ तीसरी बनाना है तो 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 है ना जी, कितना हो जाएगा, 6। अब फिर उसके आगे जाना है चौथी, तो चौथी त्रिभुजाकार संख्या में तीसरी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है, 6, तो इसमें चौथी है तो 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, 10। अच्छा जी, और पांचवी निकालना है, तो चौथी त्रिभुजाकार संख्या कितना आया था, 10 आया था, तो इसमें अब 5 जोड़ देंगे, ये अपना हो जाएगा पांचवी त्रिभुजाकार संख्या। एक बात बताइए, यहाँ देखिए तो ऑप्शन में 3 दिया हुआ है जी, हाँ जी, वो त्रिभुजाकार संख्या है ए नंबर ऑप्शन में। बी नंबर ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, 15 भी त्रिभुजाकार संख्या है, तो ना तो ए हो सकता है, ए तो अपना कट गया जी, ऑप्शन नंबर ए कट गया, और बी भी कट गया। अच्छा जी, फिर बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी 10 भी त्रिभुजाकार संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी भी कट गया। अब देखिए बचा क्या, इसमें 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, त्रिभुजाकार संख्या में 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी देखिए तो क्या दिया है, 5, यानी कि आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 जो है ये त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, और बाकी 3, 15 और 10 ये त्रिभुजाकार संख्या है। एक बार फिर से बताते हैं, अगर बोलेगा पहली त्रिभुजाकार संख्या तो 1, और अगर उसके आगे वाला निकालना है तो ठीक उसके पीछे वाले में अगली वाली संख्या को जोड़ देंगे, यानी पहली में दूसरी 2 निकाल, दूसरी त्रिभुजाकार संख्या निकालना है, 2 जोड़ दिया तो दूसरी त्रिभुजाकार संख्या आ गया, और जब 2 आ गया दूसरी त्रिभुजाकार संख्या में अगर 3 जोड़ देंगे तो तीसरी त्रिभुजाकार संख्या आ जाएगा, तीसरी त्रिभुजाकार संख्या में अगर 4 जोड़ देंगे तो चौथी त्रिभुजाकार संख्या आ जाएगा, चौथी त्रिभुजाकार संख्या में अगर 5 जोड़ देंगे तो पांचवी त्रिभुजाकार संख्या आ जाएगा। अगर छठी अगर निकालना हो, ठीक है, छठवीं निकालना हो, छठवीं भी लिख सकते हैं, छठवीं या छठी एक ही बात हुआ, हाँ जी, थोड़ा सा हिंदी और अपने क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज का थोड़ा सा ये है, कहीं छठी बोलते हैं कहीं छठवीं बोलते हैं, है ना जी। छठवीं अगर निकालना हो तो पांचवी क्या है, 15 है, पांचवी क्या है, 15 है, और इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका इसी प्रकार से आगे चलते रहता है। तो ये देख लीजिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नोट कर लीजिए 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए देखिए, आपको याद होगा जब कैलकुलेशन पढ़ा रहे थे हम, जब शुरू किए थे हम पढ़ाना, उस समय बताए थे हम आपको कि कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, वर्ग वर्गमूल, गुणा करना, घन घनमूल, ये बहुत जरूरी होता है, एग्जाम में पूछता है। देखिए 1 नंबर आपको सिर्फ वर्गमूल निकाल कर दे दिया, वर्गमूल निकालिए और 1 नंबर ले जाइए। और बहुत सारा ऐसा प्रश्न भी होगा जहां पर वर्गमूल निकालना भी पड़ता है, उसके बाद भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर सिर्फ वर्गमूल निकालकर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए तो ऑप्शन दिया है, निम्न में से बोला है, ऑप्शन दिया है ए में दिया है कितना जी, 1024, बी में कितना दिया है जी,
2048, सी में कितना दिया है जी 4096 और डी में 2401 है जी 2401। अच्छा पूछ क्या रहा है कि जिसका वर्गमूल तो टूटे लेकिन वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना जी। अच्छा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से कट जाए वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे वो तो परिमेय हो जाएगा। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आइए इसका तोड़ते हैं हम। अच्छा इसको तोड़ने से अच्छा है कि हम पहले यही चेक कर लेते हैं कि ये तो बहुत आसान है। पहले ये चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन वर्गमूल किसका टूटेगा और किसका वर्गमूल नहीं टूटेगा। जब ये चेक कर लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। आइए हमने आपको एक चीज दिखाया था, सिखाया था, आइए यहाँ सिखाते हैं। अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट जो होता है इकाई का अंक वो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा। अच्छा दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 4 हो जाएगा। और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इकाई के स्थान पर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 का 16 ना जी। तो इकाई का जो स्थान है वो, अच्छा इसको 1 यहाँ 4 यहाँ 9 यहाँ 6, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा, यानी इकाई के स्थान पर 5 हो जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 36, इकाई के स्थान पर 6। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा जी 49, इकाई के स्थान पर 9। और 8 का यदि स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा 64 और इकाई के स्थान पर 4। और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 81, इकाई के स्थान पर 1। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी वर्ग संख्या में कोई भी संख्या अगर उसका वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 होगा, क्योंकि 0 का करते तो 0 आता, या तो 0 होगा या फिर इनमें जितना आया है वो जरूर होना चाहिए इकाई के स्थान पर। जैसे 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा और 5 होगा। देखिए ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को रिपीट भी कर रहा है। पूरा कंसेप्ट सिखाया हमने, ठीक है, पूरा कंसेप्ट वो कैलकुलेशन वाला वीडियो में सिखाया हमने, 29 क्लास चला था कैलकुलेशन का, उसका लिंक भी डाल देंगे वीडियो में। आप अगर सीखना चाहते हैं तो वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल नॉर्मली कैसे सीखा जा सकता है उसको करके दिखाया हमने, वहां से आप सीख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा बस दिखा दिया हमने कि अगर इकाई के स्थान पर 1, 4, 9 और 6, 5 और 0, अगर ये 6 डिजिट नहीं है, अंक नहीं है, तो वो जो संख्या है उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं टूटने वाला। तो यहाँ देखिए तो 4 है, हाँ है 4, यानी कि इसका वर्गमूल होगा। अच्छा जी यहाँ 8 देखिए तो 8 है, नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं टूटने वाला। इसका देखिए तो 6 है, हाँ है, यानी इसका वर्गमूल होगा। यहाँ देखिए तो 1 है, 1 है, हाँ है, इसका वर्गमूल टूटेगा। यानी ऐसे ही आप चेक कर लिए। अगर आपको ये तो याद होना चाहिए ना, ये तो लिखना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में इसको तो मतलब ड्रॉ नहीं करना है, ये तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल कंफर्म। तो यहां से आप ऐसे ही ट्रिक कर सकते थे कि बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं टूटेगा। लीजिए क्या हो गया, आंसर हो गया, छाप लीजिए। या फिर एक दूसरा क्या है कि अब यहां पर आप इसका वर्गमूल तोड़ते कि हाँ 1024 का वर्गमूल कितना होगा, तो 32 हो जाएगा, है जी। ऐसे ही इसका तोड़ते, इसका तोड़ते, जैसे जैसे करता है तोड़ तोड़ कर देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तब जाकर आपका आंसर आता है। हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लिया, हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या। इसका जब वर्गमूल टूटेगा ना, वर्ग जब टूटेगा तो वर्गमूल जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा वर्गमूल, है ना जी। ये होगा आंसर, आंसर नंबर बी, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अब से 7 साल बाद विराट महेंद्र से दुगना बड़ा होगा। 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु की 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है। अभी एज खत्म किया हम लोगों ने, है ना जी। अभी आयु संबंधित प्रश्न अपना फाउंडेशन बैच में खत्म किया, 6 क्लास लगा था। हम सोच रहे हैं ना कि एज का एक और क्लास दें, मिसलेनियस टाइप, यानी कि जितने भी क्लास हुए 6 क्लास, अब तो चैप्टर तो खैर खत्म हो गया, लेकिन उन सभी 6 क्लास के
थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन सब में से हर टाइप से निकाल निकाल कर एक नया क्लास, एक और क्लास बना दें मिसलेनियस टाइप का, और उसको फाइनल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा सोच रहे हैं, वैसे चैप्टर खत्म हो गया, उसको देख लेंगे, आपका एज खत्म हो जाएगा, एज में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है। ये भी बनेगा, जो लोग किए हैं अभी एज पढ़ाए हैं कल ही की क्लास में, हाँ कल ही वाले में खत्म हुआ, परसों वाले में, एक दिन पहले वाले, इसके पहले वाली क्लास में एज खत्म हुआ है। जो लोग किए होंगे आखिरी क्लास, ये वाला बनने वाला है। थोड़ा इस चीज को ट्राई कीजिए कीजिए। चलिए, दिए टाइम हम आपको, बनाइए। बन रहा है? चलिए ठीक है, अच्छा है। कितना है? हाँ ठीक। देखिए, जिन लोगों का नहीं बना, आप देखिए, देखिए जी। अच्छा, आपको याद होगा, अभी तो हमने खत्म किया, अभी बिल्कुल याद होगा आपको, अब से 7 साल बाद, 7 साल बाद का डायग्राम कैसे होगा जी? ऐसे होगा। 7 साल बाद का जो डायग्राम होगा, एरो किधर होगा? दाहिने तरफ, और 7 लिख देंगे, ये 7 साल बाद हो गया। क्या बोला है? कौन कौन है? विराट है और महेंद्र है ना जी? विराट है और महेंद्र है। बोल क्या रहा है कि महेंद्र से दुगना होगा कौन? विराट। यानी कि महेंद्र का अगर x होगा तो विराट का कितना हो जाएगा जी? 2x हो जाएगा। ये कब की बात है? 7 वर्ष बाद की, है ना जी? ये कब की बात है? 7 वर्ष बाद की। अब क्या बोला है, थोड़ा सा देखिए एक लाइन, कि 5 साल पहले, एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। 5 साल पहले, तो पहले तो हम 7 साल आगे हैं, इसके बाद पहले वर्तमान में आएंगे, उसके बाद ना पीछे जाएंगे जी। तो यहाँ से यहाँ 5 वर्ष का गैपिंग है, और यहाँ से यहाँ 7 वर्ष का, यानी टोटल यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना है? 12 वर्ष। कितना गैपिंग है जी? 12 वर्ष। समझ में आ रहा है? 7 साल आगे हैं, तो वर्तमान में आने के लिए पहले तो 7 वर्ष पीछे आना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 5 साल बैक जाएंगे, तब ना 5 साल पीछे जाएंगे। यानी कि हमको कुल मिला जुलाकर 12 वर्ष पीछे जाना है, रिवाइंड जाना है। हाँ जी, तो क्या बोला है? 5 साल पहले महेंद्र की आयु, यानी महेंद्र की जो आयु है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले बोलने का मतलब हुआ कि 12 वर्ष पीछे जाना होगा हमको, तो x माइनस 12, ये क्लियर है? x माइनस 12 बोला है कि महेंद्र की आयु ये बराबर है किसके? देखिए, तो 12 वर्ष जब ये पीछे जाएगा तो ये क्या रुका रहेगा? ये भी जाएगा 12 वर्ष पीछे, यानी कि 2x माइनस 12। अब क्या बोला है कि विराट के आयु की 2/5, तो 2/5 से गुना करेंगे, 2/5। अब ये 2/5 हो गया। फिर इतना पर रुका नहीं, इतना पर रुकता, ये डायरेक्ट गुना कर देते, लेकिन बोला कि इससे भी 1 वर्ष कम थी, यानी कि यहाँ थोड़ा सा छोटा कर ले, -1। ये आपका, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हाँ जी, -1, ये आपका समीकरण हुआ। -1 है, बोला है कि 5 वर्ष पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु की 2/5 से 1 वर्ष कम थी, विराट की वर्तमान आयु पूछा है। अब देखिए, ये गुना होगा, तो ये जब गुना होगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4x/5। अच्छा जी, और फिर ये कितना हो जाएगा जी? 24, माइनस में 24/5। अच्छा जी, ये तो माइनस में, ये जब कोष्ट हट जाएगा तो यहाँ गुना थोड़ा होने वाला है, ये तो ऐसे ही जाएगा, माइनस में 1/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, यहाँ क्या है? x है, माइनस में 12। अब x वाला को x के तरफ, और जो नॉर्मल है उसके तरफ भेजते हैं, इसको हटा दें। चलिए, यहाँ हो जाएगा, इतना में जगह हो जाना चाहिए। आइए इधर करते हैं, ठीक है? देखिए, 4x/5, 4x/5, और उधर से x आएगा तो कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा, है ना जी? बराबर ये 24, 12 उधर माइनस में है, -12, और ये जो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1, और प्लस में हो जाएगा 24/5, ये अलग है ना जी? हाँ जी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा जी? ये लघुत्तम कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा -60, प्लस में 5, प्लस में 24, ये हो जाएगा आपका 31/5 माइनस में। ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 में से 4 होगा, और 5 -1 x बराबर में है, माइनस से माइनस कटेगा और 5 से 5 कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा, ये x का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब x कहाँ लिए है? देखिए तो, x किसका है? महेंद्र का। तो महेंद्र जो है, महेंद्र का उम्र कितना हो गया? 31। कब? महेंद्र का उम्र हो गया 31 कब? तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष आगे की बात है। तो ये जो है पूछा किसका है? विराट का।
तो विराट कितने वर्ष का हो जाएगा जी? 31 दूनी 62, 62 वर्ष का। लेकिन कब 62 वर्ष का होगा? 7 वर्ष बाद। यानी कि आज उसका उम्र कितना है? वर्तमान में पूछा है ना जी कि वर्तमान में उसका उम्र कितना है, तो 7 वर्ष तो कम करना पड़ेगा, इसमें से 7 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 55 वर्ष। ये उसका आंसर होगा। कितना हो जाएगा जी? 55 वर्ष। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी, 55 वर्ष। डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा, है ना जी? नोट कीजिए इसको। और अगर इससे अच्छा अगर मतलब नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि ये तो एक क्वेश्चन है, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन किया हमने, कहाँ पर? टाइप वाइज पूरा चैप्टर खत्म किया। अभी एज वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप, वहां से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है 4624 का वर्गमूल कितना है? यानी कि 4624 का वर्गमूल कितना है? अब इससे आसान क्या होगा? अब बताइए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल पूछा है। इसके पहले वाले एक प्रश्न में आया था कि वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या किसका होगा। यहाँ पर तो वो भी नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ पूछा कि वर्गमूल ही बता दीजिए। आइए अब यहाँ पर चेक तो नहीं करना है ना जी, वर्गमूल होगा कि नहीं ये बताना है। तो देखिए तो क्या है, 46 और 24 आपको याद होगा, पहले बताते हैं फिर। इकाई के स्थान पर क्या है? 4, तो 4 टूटेगा ना जी, किसमें? 4 किसमें टूटता है? 2 और 8 में। किसमें? 2 और 8 में। पीछे से 2 खत्म, क्या बच गया? 46। 6 के 36, 7 सते 49, यानी कि 6 हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा जी? 6। और 6 सते 42, 25। एक बात बताइए, 42, 25, 42, 25 से ये वाला जो है अधिक है कि कम है? ये वाला जो संख्या जो है 46, 24, वो 42, 25 से कम है कि अधिक है? अधिक है ना जी, ये अधिक है। तो जब अधिक है तो अधिक वाला आंसर हो जाएगा, ये होगा आंसर। लो, जादू की तरह बना। यही बता रहे थे आपको कि हमने वर्ग वर्गमूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट में बिल्कुल सिखाया है। उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन का वर्ग वर्गमूल गुना ये सब बड़े ही आसान तरीके से सिखाया। अब देखिए ना क्या किया हमने, ऐसे ही काट दिया, ऐसे ही आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, छापिए इसको। अच्छा जी, ऑप्शन भी चेक करना था ना, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा ऑप्शन भी है, देख लीजिए। ऑप्शन ए है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न को हल करें। 60 भागा 5 गुना कोष्ट शुरू 16 माइनस 8 भागा 2 कोष्ट 1 भागा 3 बराबर वाट। आइए अच्छा देखिए जी, क्वेश्चन लिख ही लेते पहले। 60 भागा 5 गुना छोटा कोष्ट है 16 माइनस 8 भागा 2 कोष्ट 1 भागा 3 बराबर वाट। एक बात बताइए, बोर्ड मास तो लगेगा, बोर्ड मास तो लगेगा ना जी। और जब बोर्ड मास लगेगा तो सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट। सबसे पहला काम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट में भी लगेगा बोर्ड मास, यानी कि सबसे बड़ा जो चिन्ह है वो है भागा। तो सबसे पहले भागा का काम करेंगे। तो जब भागा का काम होगा तो 8 में 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा जी? 4। और उस 4 को जब 16 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 12। यानी कि इतने के बराबर में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अच्छा जी, और दूसरी तरफ क्या है? भागा में 3 है और इस तरफ गुना में 5, ये 60 भागा 5 है ना जी। अब देखिए इस वाले में देखिए तो यहाँ भी तो 2 बार देखिए भागा दिया हुआ, यहाँ भी भागा है और यहाँ भी भागा। तो जब 12 में 3 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा जी? 4 बार में कट जाएगा, ये गुना है। और 60 में जब 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 48। ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया? नोट कीजिए इसको। यहाँ देखिए सॉल्व कर सकते थे तो ऐसे करते ना जी, 16 माइनस 8 भागा 2 है ना जी। तो ये 2 यहाँ से कटता तो यहाँ बटा में आता, कट जाता 4, ये घटेगा तो 12 हो जाएगा, है ना जी। इसलिए यहाँ 12 है। नोट कर लीजिए ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
अगला प्रश्न है, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। अच्छा, देखा जाए तो ये टाइम इन वर्क ही है, ठीक है, टाइम इन वर्क ही है, या फिर इसको हम नल टंकी भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना जी। नल टंकी भी लेंगे तो भी, या टाइम एंड वर्क बोलेंगे तो भी, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, वो काम टाइम एंड वर्क ही है। तो आइए देखते हैं। एक सीता है ना जी, और एक रामू है। इन दोनों के पास बाल्टी है, और इस बाल्टी का जो धारिता है ना, धारिता इफिशियंसी, क्षमता, यानी कि उसमें कितना पानी अटेगा, तो उसकी क्षमता दिया हुआ है, यानी कि इफिशियंसी दिया हुआ है, दक्षता दिया हुआ है। क्या दिया है जी, कि सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुना है ना जी। रामू का जितना भी होगा उसका 3 गुना है सीता की बाल्टी की धारिता। अच्छा, अब क्या बोला है कि सीता को 60 बार लगा, यानी कि 3 के क्षमता से अगर 60 बार ये अगर काम करेगी, 60 बार अगर ये पानी पलटेगी तो कितना पानी हो जाएगा जी, W, यानी कि धारिता कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा 180 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि दोनों मिल जाएं, क्या बोला है कि दोनों मिल जाएं, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, 3 है, और R की क्षमता कितनी है, 1 है, यानी रामू की क्षमता 1 है, तो इन लोगों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब इस 4 की इफिशियंसी से, इस 4 की क्षमता से, दक्षता से, जब इन दोनों मिलकर इसको भरेंगे तो कितना बार इनको पानी पलटना होगा, तो 4 की क्षमता से भरेंगे 45 बार में कट जाएगा, यानी कि 45 बार बाल्टी पलटनी होगी, बाल्टी पलटनी होगी। ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। देखने में कितना बड़ा दिख रहा था, है ना जी, देखने में कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन कितना आसान है। अच्छा, अगर इसका पूछता तो ये 180 बार होता ना जी, अगर सिर्फ आर का पूछता तो 180 बार होता, यानी कि जब ये 3 गुना है तो 60 बार लगा, तो जब ये उससे 1/3 है तो इसको 3 गुना समय लगेगा, यानी टाइम जो होता है इफिशियंसी का रिवर्स होता है, और इफिशियंसी जो होता है टाइम का रिवर्स होता है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए छापिए। अगला प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यानी प्लेटफॉर्म है और उसके शीर्ष से, यानी कि सब शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर कितनी लंबी थी। ये समझना है पहले कि इसमें 2 चीज दिया हुआ है ना जी। पहला चीज क्या है, एक तो पहले टावर है, प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है, एक क्या है जी, प्लेटफॉर्म है, और कितना लंबा है, 7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर। और ठीक इस प्लेटफॉर्म से 50√3 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा टावर है ना जी। 50√3 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा टावर है, यह है टावर। बोल क्या रहा है समझिएगा, बोल रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म के शीर्ष बिंदु से, प्लेटफॉर्म के शीर्ष बिंदु से जो उन्नयन कोण है इस टावर का, ठीक है, प्लेटफॉर्म के शीर्ष बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अब उन्नयन कोण है, यानी कि ये जो टावर का शीर्ष, प्लेटफॉर्म का शीर्ष है, ये तो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये जो होगा 50√3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50√3, और जब इधर 7 मीटर है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी पता है, कितना है, 7 मीटर। अब इसके ऊपर का निकालना है हमको। अब ना तो ये पता है ना ये पता है, हाँ, लेकिन नीचे वाला पता है ना जी। ये दोनों ये क्या बन गया, आयत बन गया, इधर भी 7 है तो इधर भी 7 है, इधर 50√3 है तो इधर भी 50√3 है। अब हमको और आपको यहां से यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना जी। आइए, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। अच्छा जी, क्या ज्ञात करना है, लंब और आधार हमको पता है। एक बात बताइए, लंब अगर ज्ञात करना है और आधार पता है तो हम आराम से tan ले सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना जी।
tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, अब ये देख लीजिए, सॉरी थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू लंब का मान नहीं दिया है और आधार का मान 50√3 दिया है। √3 से √3 कट गया तो P इक्वल टू कितना बचा, P बराबर 50 मीटर। यहाँ भी मीटर था, ये मीटर है ही, यहाँ मीटर है ना जी, यहाँ मीटर है। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का आ गया 50 और आपके नीचे है कितना है 7, तो यही तो पूछा है टावर, टावर की तो लंबाई पूछा है कितनी ऊंची है कितनी लंबी है, तो टावर जो है 50 + 7 यानी कि 57 मीटर लंबी है। टावर कितनी लंबी है 57 मीटर। ये समझ में आया डायग्राम, हाँ जी। ये आपका ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है 57, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, यदि a इक्वल टू -14 + 4, क्वेश्चन में है -14 + 4 और b इक्वल टू 4 - 14 4 - 14 है, तो a b इक्वल टू 8 यानी a b बराबर क्या होगा, है ना जी, यही पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, a का वैल्यू कितना दिया है, -14 और +4, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, a -10 हो जाएगा, है ना जी। अच्छा अब b का कितना दिया है जी, b का दिया है 4 -14, है ना जी। अब जब इसको हम करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 प्लस में है और 14 माइनस में, यानी -10। अब पूछ क्या रहा है कि ए बी बताइए, ए बी इक्वल टू पूछा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ए बी बताइए। तो ए का वैल्यू कितना है जी -10, अच्छा जी। अब बी का वैल्यू कितना है -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 10 इक्वल टू 100, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आपको बताएं, सबको आता है, नोट कर लीजिए, यहाँ क्या दिक्कत है। हाँ ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हाँ जी, अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 17:7 यानी कि 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात 4:3 4:3 था। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का क्रमशः अनुपात कितना था। रेशियो का प्रश्न है और आपको भी पता है रेशियो का अपना चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अनुपात समानुपात सबसे पहले पढ़ाया गया था, जब चैप्टर शुरू किया जा रहा था तो उसके पहले कैलकुलेशन किया गया था, और उसके बाद अनुपात समानुपात के बाद एज आपका खत्म हो चुका है। ये दो चैप्टर आपने खत्म कर लिया है। देखिए जर्मन सिल्वर एक मिश्रित धातु है जी। उसमें दिया है तांबे से जस्ते का संबंध, तांबे से जस्ते का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया है कितना 17:7। अच्छा जी, आगे बोल रहा है कि निकेल से जस्ते का संबंध, निकेल से जस्ते का संबंध 4:3। एक बात बताइए, आप जो लोग रेशियो किए हैं, पढ़े हैं, क्लास किए हैं, उनको पता होगा कि ये अपना जो अनुपात दिया हुआ है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि हमने बताया कि पहला अनुपात जहां पर खत्म होगा, पहला अनुपात जहां पर समाप्त होगा, दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होता है ना जी, दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। अब देखिए तो पहला अनुपात भी जाकर जस्ता पर खत्म हो रहा है और दूसरा अनुपात भी जस्ता पर खत्म हो रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया ना। दूसरा अनुपात जहां पहला अनुपात खत्म हुआ था वहां से शुरू होना चाहिए था ना, तो पहला अनुपात जस्ता पर खत्म हुआ तो दूसरा अनुपात जस्ता से शुरू होगा, यानी कि इसको हमको यहाँ लाना पड़ेगा, है ना जी, और इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, तब जाकर कंप्लीट होगा, है जी। यानी कि ये जो होगा पलट जाएगा, अब यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अनुपात। अब देखिए तो टीना इज टू जस्ता, क्या है टीना है ना जी, तांबा है, तांबा इज टू जस्ता 17:7, और फिर क्या है जस्ता इज टू निकेल, कितना हो जाएगा जी 3:4। अब यहाँ पूछा है तीनों का अनुपात बताना, तीनों का अनुपात बताना बड़ा ही आसान है ना जी। जिन लोगों को मालूम है वो तो कर भी दिए होंगे अब तक। 17 × 51,
7 त्रिका 21 और 7 चौका 28। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ आइए दिखाते हैं। होता क्या है, टी और जे और एन है ना जी। पहला ऊपर से नीचे एक बार में, ऊपर से नीचे, ठीक है। दूसरा जो होता है तिरछा तिरछी ऐसे करते हैं, ठीक है। और तीसरा फिर ऊपर से नीचे ऐसे। ये हो जाता है टी, जे और एन। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, है ना जी। यहाँ ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिए सूर्य है और रम्या है और बोल रहा है ना इफिशियंसी दिया हुआ है। क्या दिया है जी, सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी कि रम्या का जो इफिशियंसी है उससे 3 गुना इफिशियंसी किसका है, सूर्य का है। यानी रम्या का दक्षता अगर 1 है, किसी काम को 1 दिन में करेगा, किसी काम को 1 के क्षमता से करेगा, उसको ये 3 के क्षमता से करेगा, है ना जी। तो इफिशियंसी का जो रिवर्स होता है वो टाइम होता है, यानी कि 1 इसका हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। यानी कि जिसका क्षमता ज्यादा टाइम कम लगेगा, जिसका क्षमता कम उसको काम करने में समय ज्यादा लगेगा। जैसे एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की दक्षता अधिक है, और एक बैल है, बैल से जब खेत को जोता जाता है तो धीरे धीरे जोतता है, यानी कि टाइम अधिक लगता है। क्यों, उसकी दक्षता कम है, क्षमता कम है। लेकिन जब वही ट्रैक्टर से खेत को जोता जाता है तो उसकी दक्षता अधिक है तो टाइम कम लगता है। सेम वही प्रोसेस है, वही पैटर्न है। इफिशियंसी अधिक तो टाइम कम, और जिसका इफिशियंसी कम उसका टाइम ज्यादा। टाइम का रिवर्स जो होता है इफिशियंसी होता है, और इफिशियंसी का जो रिवर्स होता है टाइम होता है। तो यहाँ देखिए तो टाइम कम लग रहा है ना जी, रम्या का टाइम लग रहा है 3 अनुपात में, तो सूर्य का टाइम कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। यहाँ कितने का डिफरेंट है, कितने का अंतर है, 2 का। और यही तो बोला है कि 40 दिन कम लगता है, 2 पर 40 दिन, तो 1 पर कितना हो जाएगा जी, 20 दिन। अब क्या पूछा है यानी कि 1 पर कितना 20, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा जी, 20 तिहाई 60, डब्ल्यू बराबर 60। अब देखिए बोला है कि दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसका क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है, 3 गो 1 4 गो, 4 की क्षमता से करेगा, 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 15 दिन। ये होगा आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए। आइए संख्या दिया है 6.2/9। अब बोल रहा है कि इसमें किस संख्या से गुना किया जाए, किस संख्या से गुना किया जाए कि जो संख्या हो वो 40 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 40। अब एक बात बताइए, ये पूर्णांक में दिया है 9 छके 54 56, 56 बटा कितना हो जाएगा जी 9, ये ए से गुना हो जाएगा, ये संख्या है, ये कितना हो जाएगा 40। अब एक बात बताइए, ऊपर से ऊपर कटेगा ना जी, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से भाग भी लगेगा। आइए काट लें, ये ऊपर से ऊपर कटेगा जी, हाँ ये हो जाएगा आपका 8 से 7 बार में, 8 7 56 और ये 8 5 40, है ना जी। ए इजकल टू 45/7 कट जाएगा, ए इजकल टू 45/7, संख्या बराबर 45/7, और ये 7 से कटेगा, 7 छके 42 और 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए। इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, बस इसका सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट कर देना है। छाप लीजिए इसको।
अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है कितना है, ये पूछ रहा है। आइए जी, एक वर्गाकार खेत है, वर्ग जो होता है सभी के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, और इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, यानी कि चारों का चारों 90 डिग्री का, सभी कोण आपस में बराबर और सभी भुजा भी आपस में बराबर, तब जाकर ये होता है वर्ग। अच्छा जी, बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये दिया है, इसका क्षेत्रफल एरिया जो है दिया है 196 वर्ग मीटर, तो बोला है कि इसकी एक भुजा बताइए। अच्छा जी, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 196, इधर से स्क्वायर टूटा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट टूटेगा तो फिर क्या आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 14 मीटर है जी। इसमें भी कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़े व्यक्ति की आयु है क्या मतलब कितना है, यही पूछना चाह रहा है ना जी, कितना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, अच्छा क्वेश्चन देखिए, लालू है ए लिख दें, अच्छा जी, अब बालू है बी लिख देते हैं, और इन दोनों के आयु का अनुपात है। अच्छा जी, एक बात बताइए, अभी हमने एज खत्म किया, उसमें बताया कि जब अनुपात है बोलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्तमान का बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट का बात कर रहा है। कितना है जी, 1:2। अच्छा, फिर बोल रहा है 7 वर्ष बाद, जब 7 साल बाद बोलेगा तो राइट साइड जाएगा ना एरो, दाहिने तरफ जाएगा, और कितना है जी 3:5, 3:5। एक बात बताइए, यहाँ वर्तमान से 7 साल बाद जाने में कितना वर्ष बढ़ा है, 7 वर्ष। यहाँ गैपिंग कितना का हुआ, 7 वर्ष का, तो यहाँ गैपिंग कितना का हुआ जी, यहाँ 2 का हुआ और यहाँ 3 का। ये जब बढ़ने का बात होगा तो लालू भी बढ़ेगा 7 वर्ष और बालू भी बढ़ेगा 7 वर्ष, लेकिन अंतर बराबर आना चाहिए ना जी, क्योंकि जब बराबर बराबर बढ़ रहे हैं तो उनका अंतर भी बढ़ने का बराबर आना चाहिए, तो वो तो बराबर है नहीं, यानी कि ये गड़बड़ है ना जी। अब क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके अंतर से यहाँ अंतर कितना है 2 है, और इसके अंतर से यहाँ कितना अंतर है 1, इसके अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुना, यानी कि वर्तमान में जो अनुपात दिया हुआ है समय का, वर्तमान के आयु के अनुपात के अंतर से जो 7 साल बाद का अनुपात दिया है उसमें गुना करेंगे, और 7 साल बाद वाला जो अनुपात दिया है उसके अंतर से वर्तमान वाले में गुना कर देंगे। अब इसके बाद इससे हमारा कोई मतलब रह नहीं जाएगा, ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा कुछ भी नहीं है अब, ठीक है, बस इसको लिख लेंगे एल और बी, 2 एकम 2 और 4, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3:5, ये क्या है पी में, और ये 7 वर्ष बाद में, बस इससे अब हमारा कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं। अब देखिए तो कितना का गैपिंग है 7 वर्ष का, यहाँ कितना हो गया 1:1, यानी कि 1 पर कितना हो गया 1 पर 7, 1 पर 7। किसका पूछा है, बड़े व्यक्ति की आयु है ना जी, वर्तमान, हाँ जी है, तो बड़ा व्यक्ति तो बालू दिख रहा है ना जी, तो 1 पर 7, तो 7 पर 4 पर कितना जाए 7 के 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 28 वर्ष, सी, ऑप्शन नंबर सी, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपने मेहनत, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भरपूर मेहनत कीजिए। हम जितना भी हो सकेगा आपके लिए बेहतर से बेहतर लेकर आएंगे। आपके लिए रेलवे का सीरीज चला रहे हैं, आप सभी के लिए एसएससी जीडी का सीरीज चला रहे हैं। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, कभी भी नहीं पढ़े, उन लोगों के लिए फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या और पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ पर कैसे लग रहा है ना जी, बताइए आप कैसे लग रहा है क्लास। और उसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर कोई दूसरा करता है, आपके हित रिश्तेदार मित्र वगैरह, तो उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, बताइए कि हाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत मजा आ रहा है क्लास में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली क्लास के लिए इंतजार कीजिए।